This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, अब लगता है कि फिर से तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं और होती रहेंगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने थ्रू ओपेक इनडायरेक्टली रशिया से कहा है कि जो हम लोग बैठ के आपस में ओपेक एंड रशिया वगैरह मिल के, जो नॉन ओपेक हैं ऑयल प्रोड्यूसर्स, मिल के जो है हम तेल की कीमत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और 5% कमी के लिए बात चल रही है। अभी तक व्लादिमीर पुतिन ने इस पे हामी नहीं भरी है। उसका ख्याल है कि जो रशिया के जो ऑयल फील्ड्स हैं उसको बंद करना बड़ा मुश्किल है, दूर दराज इलाकों में है, क्या बताता है वो। लेकिन उसके फॉरेन मिनिस्टर वगैरह से बात शुरू हो गई है कुछ सऊदी अरेबिया की, और आपको पता ही होना चाहिए कि रशिया सबसे बड़ा दुनिया का प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, 10 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करता है, और अब तो खैर अमेरिका भी 9.5 करता है और सऊदी अरेबिया की भी तकरीबन यही है। टोटल जो ओपेक की प्रोडक्शन है वो कोई 23 मिलियन है, और तो उसमें से आप देखें कि सऊदी अरेबिया इज़ डोमिनेंट विद 10 मिलियन। और दूसरी तरफ आप देखें कि अगर सऊदी अरेबिया प्रोड्यूस नहीं करता है तो रशिया के पास इतनी ज़्यादा गुंजाइश है, अमेरिका के पास इतनी गुंजाइश है कि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये जैसे ही ये कल परसों से ख़बरें आई, आपने देखा कि तेल की कीमतें काफ़ी इम्प्रूव हो गई, और यही वजह है कि तमाम मार्केट्स भी दुनिया भर की बढ़ना शुरू हो गई हैं और बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तान के केस में जैसी मार्केट हमारी कल भी 92 का हमने इजाफा देखा, और आज जो है जैसी मार्केट खुली एकदम से थोड़ी देर के 1 घंटे के अंदर अंदर हमने 261 का इजाफा देख लिया और 31,455 का लेवल आ गया। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है थोड़ी सेलिंग आई, तो हमने देखा कि ये 117 प्लस पे पहुंचा। उसके बाद ऊपर आया और फिर क्लोजिंग हो गई हमारी वो जुमे की छुट्टी। उसके बाद जब खुली मार्केट तो नीचे ऊपर होती रही, फिर 175 प्लस, और अभी कोई 144 प्लस पे मार्केट खड़ी है, 31,337। तो अब जिन लोगों ने तेल की शेयर्स लिए हुए थे उनके लिए बहुत अच्छा वक्त आ गया है। मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन सुबह को 1200 पॉइंट गिरी हुई थी, मैंने अपने ब्रोकर को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ। इवन मेरी हाउसवाइफ है, उसको भी ऐसा लगा कि कोई दुनिया में बहुत बड़ी क़यामत आ गई है कि मार्केट्स इतनी तबाही की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि साथ ही साथ अमेरिका की, यूरोप की भी हम लोग CNN और BBC वगैरह भी देखते रहते हैं, तो वहाँ से भी बड़ी ख़राब खबरें आ रही थी। तो उसने मुझे बज़ाब्ते मेरा फ़ोन मोबाइल छीन लिया, मुझसे कहा मत ख़रीदो। PPL 98 का मिल रहा था, और कल जो था वो 116 पे खड़ा था, आज पता नहीं कितने पे पहुँच गया होगा। वेयर इज़ PPL, आज 117 पे खड़ा है, ₹1.51 इजाफा। तो अगर देखिए मैं उस दिन ले लेता तो आज मैं तकरीबन 20 रुपये कमा चुका होता। बहरहाल नहीं लिया तो कोई बात नहीं, और बहुत शेयर्स पढ़ें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर बिलावल हुसैन बात कर रहा हूँ भावलपुर से। सर भावलपुर से वेलकम टू द शो सर। सर अल शहीर कॉर्पोरेशन के बारे में पूछना था सर। जिस ज़माने में मैं शो नहीं कर रहा था, अल शरीर आया और वो बहुत अच्छी कीमत पे बिक गया। शरीर वालों से हमारा थोड़ा बहुत कारोबारी सिलसिला भी रहा है, इसलिए हम उनको जानते हैं, अच्छे लोग हैं, और ये फूड बिज़नेस में है। और इनका जो अभी इन्होंने पैसे लिए हैं मेनली पाकिस्तान से हलाल गोश्त जो है वो मिडल ईस्ट बेचने के लिए शुरू किया है। मैं 25 साल रहा हूँ गल्फ़ में। ज़ाहिर है गल्फ़ में मीट जो है बाहर से ही आता है, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मेन सप्लायर थे। वहाँ से फ्रोज़न बिल्कुल जमा हुआ आता है गोश्त, बहुत सस्ता, बहुत ही सस्ता गोश्त मिलता है वहाँ पे। जैसे 5 रियाल पर केजी आपको मिल जाता है गोश्त बकरे का। लेकिन जब पाकिस्तान से कुछ लोगों ने शुरू किया यहाँ से चिल्ड मीट, यानी कि वो फ्रोज़न नहीं होता, सिर्फ थोड़ा ठंडा रखते हैं कि ख़राब ना हो, और वो जाके सऊदी अरेबिया वगैरह में बिकता था, तो हम लोग उसको 13 दिरहम में ख़रीदते थे। इतना बड़ा फ़र्क है, और बहुत बड़ी डिमांड है पाकिस्तान में। कुछ लोगों ने ये काम शुरू किया है जिसमें शरीर भी है,
बेइंतहा उनके कारोबार के लिए गुंजाइश है। FFBL जो कि डैप बनाता था, छोटा फौजी, उसने भी नून ग्रुप के साथ मिलके वो भी अभी ये एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स मीट एक्सपोर्ट। बहुत बड़ी गुंजाइश है, जिसके पास पैसा है इसको ज़रूर देखे एज ए कारोबार, और इसकी एक्सपोर्ट से पाकिस्तान बहुत पैसे कमा सकता है। प्रॉक्सिमिटी भी हमारी है और फ्रेट वाला भी बहुत कम है यहाँ से, और लोगों को पसंदीदा होता है कि चिल्ड मीट खाई जाए, ना कि फ्रोज़न का टेस्ट ही नहीं होता कोई। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, मैं इरफान बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। इरफान साहब, वेलकम टू द शो। सर ये PIBTL के बारे में कोई पूछना है? भाई PIBTL कैसा है, ये पोर्ट कासिम पे बन रहा है। मैं आप जो लोग मुझे फेसबुक वगैरह पे फॉलो करते हैं, मैंने तस्वीरें भी लगाई थी, उसको मैंने विज़िट किया था। काम तेज़ी से जारी है और ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी अशद ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में। डटी कार्गो उतारने के लिए कोई जगह ही नहीं है। कराची पोर्ट पे एक बहुत ही छोटी सी जगह है, वहाँ उसको उतारते हैं, फ़ौरन ही ट्रक से वहाँ से हटाया जाता है क्योंकि जगह ही नहीं है, और जाके दूर इलाके में डाला जाता है, चाहे कोयला हो, चाहे राइस हो या वीट, सब एक्सपोर्ट जो होती हैं खुली हुई चीज़ें। तो PIBTL एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ पाकिस्तान के लिए बना रहा है। ज़ाहिर अभी बना रहा है, अभी आप लोग ना समझे कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, अभी तो प्रोजेक्ट तैयार ही नहीं हुआ। तो IFC जो कि वर्ल्ड बैंक का एक इदारा है, उसने इसका कर्जा भी दिया। इसका मतलब दे आर हैप्पी विद द प्रोजेक्ट एंड फिजिबिलिटी। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ इसके बारे में, विज़िट करता रहता हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने लगाया है PIBTL में, लगा के आराम से बैठें। ये लॉन्ग टर्म लंबे खेल है। ये ज़ाहिर है ये बनेगा, अगले 200 साल तक इस्तेमाल होता रहेगा, उससे जो प्रॉफिट होगा उसको आपको भी मिलेगा। बहुत अच्छी कंपनी है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा शाहिद बोल रहा हूँ जनाब। ख्वाजा साहब, आपने 5 मिनट पहले फरमाया था PPL ले लेता तो मैं माल कमा लेता, मगर मैं आपको ये भी साथ कहता हूँ, अगर आपको पाकिस्तान ऑयल फील्ड ले लेते ना आप 4-5 दिन पहले, आपको बहुत नुकसान हो रहा था। ये 70-80 रुपये नीचे आ गया है, एक दिन में 20 रुपये नीचे आ रहा है। ये कौन POL? पाकिस्तान ऑयल फील्ड POL 550 रुपये का शेयर था यहाँ से 3 महीने पहले, अभी 220-200 पे आ गया हुआ है, अभी 190 पे आ गया था। मैं तो जिक्र ये कर रहा था कि जब ये और नीचे था उस वक्त ले लेता तो फ़ायदा हो जाता। जब पाकिस्तान पेट्रोलियम जिस दिन 1200 पॉइंट मार्केट सुबह गिर गई थी, लगता था कि क़यामत आज ही आ गई है, और मैं कहता रहा। उसी वक्त मैंने बीपर पे कहा, फेसबुक पे लिखा, भाई ये कोई क़यामत नहीं आई, आप लोग बिला वजह बेचो, मत बेचो। बहरहाल उसके बाद उस दिन फिर बेहतरी भी हो गई थी। जहाँ तक आपने POL की बात की, POL कितने का चल रहा है जनाब? ज़ाहिर अब सभी बढ़ेंगे, जितने भी ऑयल रिलेटेड हैं बढ़ना ही बढ़ना है उनका। जितना गिरा था वो POL के रेट यहाँ पे नहीं आ रहा, वॉल्यूम लीटर में नहीं है अभी। बहरहाल आज जो शेयर टॉप पे है वो है पाक इलेक्ट्रॉन। इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर 10 मिलियन का काम हुआ, इसमें 2 रुपये 90 पैसा बढ़ गया, 61-62 का हो गया ये। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत ठीक हूँ जी, खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये मालूम करना था, ये जो छोटे स्टॉक हैं लाइक NIB, परवेज अहमद सिक्योरिटीज और इससे मिलते जुलते स्टॉक हैं, इनका क्या फ्यूचर है आगे? कोई फ्यूचर नहीं है, इसको छूना भी नहीं। अच्छा, इनको बस अब कब्रिस्तान पहुँचाना है बस। कोई भी छोटा स्टॉक ना छुएं आप लोग। आप लोगों को बड़ी अपने आप को अक्लमंद समझते हैं कि 2 रुपये का शेयर लेंगे 20 रुपये का हो जाएगा तो अमीर हो जाएंगे। कोई 20 रुपये का नहीं होने वाला। ये NIB वगैरह का सिर्फ एक ही चांस है कि इनको मर्ज करके स्ट्रॉन्ग बैंक बनाया जाए। रोज़ मैं बोलता हूँ, पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ, और अब अगर जैसे वो खादिम अली शाह जैसे बैंक बंद हुआ है, इसमें से कोई बैंक अगर बंद हुआ तो स्टेट बैंक पे हम धरना देंगे, गवर्नर को पकड़ लेंगे, रोड पे ले आएंगे उसको खींच के। उसको 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि बैंकों को मर्ज करके छोटा अच्छा स्ट्रॉन्ग बैंक बनाओ। ये लोगों से मुख्तलिफ, उस दिन देखा रोडों पे प्रीमियम अकाउंट खोलो जी, मोबाइल का वो इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब आम आदमी को क्या पता कि ये छोटे छोटे जो 2-2 रुपये वाले बैंक हैं, इनका फ्यूचर कोई नहीं है। ब्रांचेस बड़ी खूबसूरत खोली हुई उन्होंने। किसको पता था कि खादिम अली शाह का इतना बुरा हाल है? आम आदमी को क्या पता था? वो तो देखता है इतना खूबसूरत ब्रांच, खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं सूट टाई पहन के, तो वो तो जाके जमा कर देता अपना पैसा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान।
जिन लोगों को नुकसान हुआ है PI शेयर होल्डर्स को इस पे खादिम अली शाह पे, उसको स्टेट बैंक अपने प्रॉफिट में से कंपनसेट करे और आइंदा अपनी ड्यूटी करे, नहीं तो उसके जो गवर्नर है, जो भी कंट्रोलर्स हैं, उस पर सख्त सज़ा होनी चाहिए। NIB को जाके ये NAB को इन्वॉल्व कर लेंगे हम कि भाई स्टेट बैंक पे ज़रा ऑडिट करो इसकी, क्या कौन बैठा हुआ क्या कर रहा है, तनख्वाह ले रहा है, किस बात का तनख्वाह ले रहा है। ये छोटे छोटे शेयर्स के पीछे बिल्कुल ना जाइएगा भाई, बड़े शेयर्स लें, अच्छे जो हेल्दी शेयर्स हैं, नंबर्स कम लें, कोई बात नहीं है, उतनी जितने की कीमत है उसी हिसाब से वो प्रॉफिट भी तो देता है आपको। ये लोग क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे ये। हाँ, मैं जो बोलता रहता हूँ कि 2 रुपये का अगर शेयर दीवान सीमेंट था, मैंने कहा खरीदो, क्यों कहा कि उसके पीछे तो एसेट था, है, इसलिए वो बढ़ भी गया। अभी भी दादा भाई को अगर मुझे दे दे 2 रुपये में पूरे कंपनी लेने के अभी तैयार हूँ, फ़ौरन नहीं देगा वो, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है एक्चुअल। लेकिन NIB या सिल्क बैंक, इस तरह के जो छोटे छोटे बैंक्स हैं, इनका तो कोई बेस नहीं है। जैसे खादिम अली शाह का नहीं था, पता नहीं कि एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितनी ज़्यादा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। ये तारिक साहब, मैं टेक्सला कैंट से बोल रहा हूँ। तारिक जी, टेक्सला कैंट से बोल रहा हूँ, तारिक मेरा नाम है। अच्छा जी सर। ये JOC का क्या है, जावेद उमर वोरा का किसका फ्यूचर है? किसका? जावेद उमर वोरा, JOC साहब, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसको NAB को अभी इस शो के जरिए कहता हूँ NAB को कि जावेद उमर वोरा के तमाम डायरेक्टर को अरेस्ट करो और उनसे पूछो कि जब ये तुम्हारा शेयर 2 रुपये 10 रुपये का शेयर 300 का हुआ था, जिसमें मैं भी फंसा था, और जिस बेचारी लड़की ने मेरे लिए ख़रीदा था, उसने ये काम ही छोड़ दिया शेयर्स का, क्योंकि उसने मुझे 280 300 वगैरह पे ख़रीदवाया। बाद में जब ये गिर के एकदम तबाह हो गया तो उसने कहा सर ये काम करने नहीं, वो जाके अब सिम वम बेचती है, शेयर का काम छोड़ दिया उसने। तो ये इसके कोई फ्यूचर नहीं है। इन लोगों को सबको NAB को पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये बताओ कि जब 300 का शेयर था तो कौन से शेयर्स थे तुम्हारे पास, क्या एसेट था कि इतना महंगा हो गया था और अब इतना सस्ता क्यों है। कोई फ्यूचर नहीं है जी इसका, बिल्कुल। छोटे छोटे शेयर के पीछे अपना जाइएगा, बहुत लालच होती है, बहुत लोग अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, कोई अक्लमंदी नहीं है। गिर गया तो कोई वजह है, कोई बिला वजह नहीं गिरता कोई। हाँ, जो अब सीमेंट कंपनीज़ है या इस तरह की अब कोई एसेट वाली कंपनी है, उनके गिरने की वजह ये होती है कि जो मालिकान जो कब्ज़ा काबिज़ होकर बैठे होते हैं, वो जानबूझ के उसको डाउन करते हैं। उसकी आमदनी अगर 100 होती है तो 10 दिखाते हैं, 90 पॉकेट में रख लेते हैं डायरेक्ट, तो जाहिर है उसका वैल्यू कम नज़र आता है। लेकिन ऐसी 3-4 कंपनी को मैंने डायरेक्ट जाके चैलेंज भी किया है, मैंने कहा दे दो मुझे कंपनी, मैं 3 साल के अंदर 4 गुना 5 गुना शेयर करके दिखाता हूँ। क्योंकि जब 100% अगर किराए पे दिया हुआ जगह 100% जब किराया आएगा अकाउंट में, तो जाहिर है उसकी कीमत तो 10 गुना हो जाएगी। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं उसको 5 गुना करना, 4 गुना करना। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तारिक साहब, क्या हाल है आपका? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तारिक साहब, ये तो जावेद उमर वोरा की बात कर रहे हैं, हमने तो झील पार्क जो मौजूद है उसके ऊपर SCCP कुछ नहीं बोल रहा। आपने तो खुद कहा था कि हम 10 रुपए की ऑफर देते हैं, अभी भी लेने के लिए तैयार हूँ। आप अपना शेयर मुझे दे दें। क्या करें सर इनका? सुने, मुझे बेच दें लाके। आपने तो ऑफर की है, आप ये बताएं, इनको शर्म आनी चाहिए कुछ। वो कहते हैं ना कुछ शर्म करो, या करो। शर्म हया कहाँ इस मुल्क में है? जजेस इतने डरपोक कि ये 2 वडेरों की लड़ाई है वहाँ पे ज़मीन के लिए, तीसरे फरीक हम हैं, हम लाखों की तादाद में, लेकिन हम उधर जा भी नहीं सकते। वो ठट्टा के करीब ज़मीन है सारी, तो वो 2 वडेरे, एक जतोई है, शिराजी है, वो दोनों लड़ रहे हैं कि ये मेरा है, वो कहता मेरा है। और जजेस जो हैं डर के मारे फैसले ही नहीं करते, स्टे दे के बैठे हुए। भाई आजकल तो सीमेंट की इतनी डिमांड है, 3 बड़ी बड़ी कंपनियां 9 मिलियन टन की कैपेसिटी का इजाफे के लिए कोशिश कर रही है। आज उनको झील पार्क दे दीजिए, वो 10 क्या 20 रुपये में ले लेंगे उस शेयर को फ़ौरन। तो इस पे भी अब क्योंकि ये मामला कोर्ट का है, इसमें कोई भी नहीं बोल सकता, ना NAB बोल सकता है, ना SCCP बोल सकता है, सब खामोश बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोर्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्लाइट। कोई मसला नहीं है, इसको आप लिक्विडेट कर दें, ज़मीनें बेच दें, नीलाम करें। तारिक खान भी खड़ा होगा ऑक्शन में, आप भी खड़े हो जाइएगा, हम अपनी चीज़ अपने ख़रीद लेंगे अच्छी कीमत पे, डिविडेंड अच्छा मिल जाएगा। या
अभी आप मुझे झील पाक दो, मैं इसको चला के दिखाता हूँ, अभी राइट इशू करता हूँ, अभी राइट इशू करके पैसा जमा करूँगा और उसको चला दूँगा, 30, 40, 50 रुपये का शेयर हो जाएगा ये आराम से। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसी साहब जनाब? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तारिक साहब, आपसे ये कुछ शेयर्स के बारे में पूछना है। एक तो ये बताइए कि जो CLCPS है चनाब का, और सेकंड आरिफ हबीब लिमिटेड, और थर्ड PIA के बारे में ना। पहला क्या कहा आपने भाई? अच्छा, चनाब का है CLCPS, इनका प्रेफर्ड है, चेन 1 वालों का है शायद। हाँ, चनाब पूरा नाम क्या है शेयर का? CLCPS। CS भाई, इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि ये शेयर हमने कभी भी लाइमलाइट में आते हुए नहीं देखा। लेकिन चेन 1 अच्छा काम कर रहा है, बाहर भी अब ब्रांचेस खोल रहा है, बहुत अच्छे क्वालिटी की एक्सपोर्ट की कोशिश भी कर रहा है। तो ऐसे गुड ग्रुप, और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ख़राब नहीं होती चाहिए इन द लॉन्ग रन बिल्कुल भी। जहाँ तक आरिफ हबीब का ताल्लुक़ है जनाब, आजकल मौसम चला हुआ है पकड़ धकड़ का। आपने देखा कि जहांगीर सिद्दीकी पे तो फुल फ्लैज्ड मामला चल ही रहे हैं नैब के, और उस पर एलिगेशन यही है कि उसने शेयर्स को मैनिपुलेट किया। उसकी जो कंपनी मेन कंपनी थी, उसका शेयर शायद बढ़ते बढ़ते 1400 का हुआ, और उसके बाद गिर के 14 रुपये का हो गया। इसी तरह उसने एसगार्ड 9 नाम की एक कंपनी 10 रुपये के शेयर को 110 वाले तक लेके गए लोग घुमा फिरा के, और उसके बाद वो गिर गया। तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के बारे में मुझे लोग बताते हैं, मैं तो उस वक्त नहीं था यहाँ पे, कि इसका एक आरिफ हबीब कॉरपोरेशन शायद 2200 तक भी गया है। उसके बाद गिरा तो ये 10-12 रुपये का हो गया। आजकल शायद 45 का है, जिस पे आरिफ हबीब साहब बहुत सीना तान के कहते हैं कि जी देखो 20 का था 45 का हो गया, लेकिन ये नहीं कहते कि कभी 2200 का भी था। तो इस पर भी मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि 2200 तक का एक शेयर कैसे गया, और कौन से शेयर थे जब ये 2200 का था, और वो शेयर कहाँ चले गए। ये सवाल अब नैब वाले और SCCP वाले बहुत सारे और भी लोगों से पूछ रहे हैं, जहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है कि शेयर्स गए कहाँ। तो आरिफ हबीब भी क्लाउड में है, आउट से कि इससे दूर रहें। PIA पॉलिटिकल इशू है, इसमें एक तो हुकूमत वालों ने हमारे VIPs ने एक ऑलरेडी ज़ाती तो कर दी है कि इसके जो मेन एसेट था 2 होटल्स पेरिस और, उसको निकाल लिया है, अपने पास रख लिया, ताकि उसमें जाके जैसे अभी रहते हैं रहते रहेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं उन्होंने कहा कि ले लो PIA। अब PIA माइनस द होटल इतनी उसकी वैल्यू तो है नहीं। देखिए अब कोई अगर आके इसको चलाने की कोशिश करता है तो ये आराम से 20-30 रुपये का हो जाएगा, लेकिन अभी इस पर रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि किस कदर हो रही है। आई क्लाइव से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, असलम बोल रहा हूँ मैं कराची से। असलम साहब वेलकम शो। सर जी ये आपने कहा ना छोटे शेयर नहीं लेना, मैंने 4 शेयर लिए छोटे, बाकी तो मेरे पास बड़े ही हैं। एक तो के इलेक्ट्रिक है, और दूसरा जो है ना ये बैंक ऑफ पंजाब है, BOP, और तीसरा जापान पावर है, जापान तो एक गनी ऑटोमोबाइल है। भाई ये 4 छोटे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अच्छा जी, देखिए ये सब इतने छोटे नहीं हैं, ये सब ऑपरेटिंग कंपनीज हैं। और BOP का मसला ये है कि यहाँ से शुरू से ही थोड़ा यहाँ पे इंटीग्रिटी का मसला आ गया है। बैंक में कुछ नहीं होता, सिर्फ ईमानदारी होती है, ट्रस्ट होता है। और हालांकि पंजाब गवर्नमेंट की इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट है उसको, उसके बावजूद ये उठता नहीं है। इसके बैलेंस शीट पे अब डाउट है। अभी लोग कहते हैं कि बहुत सारे बैड डेट इन्होंने छुपाए हुए हैं। कराची इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छी ऑपरेटिंग कंपनी है, मगर इट्स टू बिग टू बी मैनेज्ड। इसके बारे में 2009 से मुसलसल आप मेरे शोज़ देख लें जाके, 50 दफ़ा बोल चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक को तोड़ दो, के इलेक्ट्रिक के बजाय 10 कंपनियाँ बना दो कराची में, के इलेक्ट्रिक हाउस को मार्केट में ले आओ, गुलशन बिजली कंपनी, डिफेंस बिजली कंपनी, लियारी बिजनेस कंपनी, सब अपनी अपनी छोटी छोटी कंपनियां बना दें, और वो अपने अपने टाउन्स में अपने अपने इलाके में वो अगर बिजली बेचें, और के इलेक्ट्रिक से ख़रीद के ही बेचें, वो डिस्ट्रीब्यूशन में उनको दे दिया जाए। और कराची इलेक्ट्रिक की जो लाइन वाइन है वो उसको इस्तेमाल करें, और कराची इलेक्ट्रिक उन तमाम कंपनीज़ में एक जो बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, उसके बदले वो ले ले शेयर, तो होल्डिंग कंपनी बन जाए के इलेक्ट्रिक, और 10 कंपनियां ऑपरेटिंग कंपनी हो, आसानी से फिर मैनेज हो पाएगा। अभी मैनेज नहीं हो पा रहा, कोशिश उनकी भी बहुत ज़्यादा है, पहले से काफ़ी बेहतरी आई है। ये 10-11 रुपये का शेयर हो सकता है जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रही है।
तो कराची इलेक्ट्रिक में गुंजाइश है, लेकिन इसको जैसा मैं कह रहा हूँ इसको तोड़ना पड़ेगा, इट्स नॉट मैनेजेबल एट द मोमेंट। जापान पावर 150 मेगावाट बिजली की प्रोडक्शन आपकी रुकी हुई है। अगर इसको गवर्नमेंट, एक प्रपोजल गवर्नमेंट के अंदर ही से आया था कि इसको चलाया जाए और बिल्कुल चलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिजली की, तो इनकी पेनल्टी वाला माफ़ करके गवर्नमेंट इनको कुछ लोन वोन दिला दे तो ये चल सकता है, इसकी बेहतरी आ सकती है। ये डेट कंपनी नहीं है इस लिहाज से कि इसके पास ज़मीन है, इसके पास मशीन पड़ी हुई है, इसकी एक वैल्यू है और रहेगी। जहाँ तक गनी ऑटो है, मेरे ख्याल में ये मोटरसाइकिल रिक्शा उक्शा बनाते हैं, इनका भी कारोबार अच्छा है, मोटरसाइकिल के कारोबार में बड़ी अभी गुंजाइश और है, 28% ग्रोथ हुई है, तो गनी इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। ये सब आपके शेयर इतने बुरे नहीं हैं। मैं वो 2-3 रुपये वाले की बात करता हूँ, वो दे आर जस्ट ऑन दी डेथ बेड, उनको सीधे कब्रिस्तान जाना है, तो ऐसी चीज़ को लेके क्या करना, मुर्दा ख़रीद के क्या करेंगे आप। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, एक खुशखबरी है कि 5 रुपये तेल की कीमत कम होने की मिनिस्टर साहब ने कुछ दिया है इंडिकेशन, विच विल बी एक्सलेंट। होना तो और भी ज़्यादा चाहिए कम, लेकिन बहरहाल कुछ तो आ जाए जो अच्छा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर है, कोहाट सीमेंट ने अपना प्रॉफिट का ऐलान किया है जुलाई से लेकर दिसंबर 2000, अभी जो दिसंबर गुजरा है, माशाल्लाह प्रॉफिट इसका जो है 2.1 बिलियन हो गया कंपेयर टू 1.4 बिलियन इन द सिमिलर पीरियड लास्ट ईयर, और ये 50% का इजाफा। और इनका EPS जो है जनाब बढ़ के 13.6 हो गया, और पहले EPS था 8.4। अब आप सोच सकते हैं कि कोहाट सीमेंट के शेयर्स का क्या होने वाला है। जिसके पास है बहुत बहुत मुबारक उसको, और मैं जैसा बोलता रहता हूँ तमाम के तमाम सीमेंट कंपनी सॉलिड हैं, एक से एक रिज़ल्ट आ रहा है। नाज़रीन, पूरी दुनिया की सिचुएशन ये रही, तेल की कीमत बढ़ते ही $33.10 का मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो डाउ जोन्स में 126 का इजाफा हो गया जनाब, नैस्डैक में 39, S&P में SP में 10 का, और फिर हमने देखा एशिया जब खुला तो नीके 444 प्लस 2.8%, हैंसेंग 487 प्लस हो गया 2.5, और माशाल्लाह शंघाई मार्केट जिससे बीच में वो सब बढ़ते थे तो ये नहीं बढ़ रहा था, उसमें 3.1% का इजाफा है जनाब, 82 पॉइंट बढ़ गया। सेंसेक्स बॉम्बे की जो मार्केट है 401 पॉइंट का इजाफा हुआ है, 24,871 का हुआ, 1.6%। सिंगापुर में भी 2.6 का इजाफा है। तो हर तरफ हरियाली आ रही है, और डिप्रेशन की जो सिचुएशन थी ख़त्म हो रही है, क्योंकि अगर पुतिन साहब मान जाएं रशिया वाले, और वो अपनी प्रोडक्शन को 500 बैरल्स लाख से कम कर लें, और साथ साथ सऊदी अरेबिया भी कर ले, तो शायद तेल की कीमत में इस्तेहकाम आ जाए। इसी उम्मीद पे ये, इसी खबर के बुनियाद पे ये हो रहा है। अब ये तमाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की हालत बहुत ख़राब हो गई है। रशिया तो बिल्कुल तबाह हाल है, 60% उसकी करेंसी गिर गई है, और तो वो भी अब मजबूर है कि कुछ करे। पहले तो ओपेक से और रशिया की वो बिल्कुल एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाते थे, अब इनके कॉमन इंटरेस्ट आया है तो इस पे मिलेंगे। लेकिन एक फैक्टर अभी भी बहुत बड़ा है मेरे ख्याल में, वो है अमेरिका का प्रोडक्शन। अमेरिका 9.5 मिलियन बैरल पेट्रोल बना रहा है। अगर वो मार्केट में फेंकना शुरू कर दे तो फिर वो जो इनकी रिडक्शन है काफ़ी नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरी नज़र में है वो ये है कि शेल टेक्नोलॉजी की वजह से इस कदर ज़्यादा गैस निकल आया है अमेरिका में कि वो $18 से गिर के $2 पे आ गया है, और अब वो एक्सपोर्ट करने वाला है उसको मादा शक्ल में LNG बना के। अगर वो बड़ी तादाद में बेचेगा, ज़ाहिर उनकी ख्वाहिश होगी कि $2 से ये $8 $10 का हो जाए, तो आप देखेंगे कि दुनिया में वो ग्लट कर देगा LNG का, और उससे भी फिर पेट्रोल की कीमत पर असर आएगा। अगर 2 रुपये की चीज़ 4 रुपये में यहाँ कराची पे लाके हमें दे दे कोई, तो फिर हमारे लिए LNG तो इतना सस्ता हो जाएगा कि गैस की यहाँ तो बाहर आ जाएगी,
सारी कमियां दूर हो जाएंगी। सिर्फ हमें 2-3 जैसे अभी ऑलरेडी एंग्रो का है, एक और बन रहा है। हाँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि CNG वाले अपना एक टर्मिनल बना लें, पावर वाले अपना बना लें, और जो फर्टिलाइज़र वाले अपना बना लें। 3 अलग अलग कश्तियाँ या जो भी कश्ती ही चल रही है इस वक्त आ जाएं, कोई मुश्किल नहीं लाना, कुछ दिनों में आ सकती हैं वो, और आके यहाँ पे ना वो गैस बना के इन सबको दें, ताकि जो गैस की जो कमी पंजाब में है और पूरी जगह पे ख़त्म हो जाए। इससे सुई गैस वाला की भी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उनके पाइपलाइन से ज़्यादा गैस गुजरेगा। तो आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। सर जी, एक मुझे पूछना था, सिल्वर स्टार इंश्योरेंस का पूछना था। वो बंद हुआ था 2 महीने की नोटिस पे, आज 6ठा महीना हो गया है। तो मैं जो हूँ उसका इन्वेस्टर हूँ, तकरीबन 28,000 शेयर का। कितने पे लिया था जी आपने? सर मैंने लिए थे 8 रुपए पे, 6 रुपए पे तकरीबन क्लोजिंग आई थी, 6 रुपए कुछ पे, और उसके बाद से 2 महीने की नोटिस पे 6 महीने हो गया बंद पड़ा हुआ है। अब बंद हो गया तो बंद हो गया, अब क्या खुलेगा? नहीं तो आप कहते हैं ना बेचो नहीं और ये नहीं करो, तो मैंने कहा आपसे पूछ लें, जरा एक मशवरा आपसे भी ले लिया जाए कि क्या किया जाए। देखिए, ये जो हवाई कंपनी है ना, जो एक ब्रीफ केस में या एक कंप्यूटर पे बन सकती है जैसे सिल्वर स्टार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कुछ भी इसके पीछे एसेट नहीं है। आप जाएं इसके ऑफिस में, बंद पड़ा हुआ होगा, एक टेबल होगा, 2-4 चेयर पड़े होंगे वहाँ पे, इसको बेच दें आप जाके, कितने का बिकेगा वो। इसीलिए कहते हैं कि हवाई कंपनी लेने से पहले बहुत सोचो। ये छोटी छोटी कंपनियाँ सर्वाइव करना इनका मुश्किल होता है, और उसका शेयर आप लोग ख़रीद लेते हैं। ये आप भूल जाए जी, ज़ीरो हो गया ये। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। सलीम बट बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। सलीम साहब, वेलकम टू शो जी। एक्चुअली जी MCB बाय किया हुआ है 230 पे काफ़ी देर से। अच्छा जी, अभी कितने का है? अभी 193 हुआ है आज। देखिए, तो तमाम बैंकों के शेयर नीचे आ गए, उसकी वजह तो वही समझ में आती है कि इनके जो आमदनी है वो कम हो रही है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन। ये लोग बड़े आराम से पैसे कमाते थे, आपसे लेते थे 3-4% पे, 14% पे लगा देते थे गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, तो बहुत इनकी कमाई थी। अब जो है इनको चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट के रेट्स बहुत कम हो गए, और जो पैसे इन्होंने लगाए हुए पुराने, वो भी मार्च में सारे के सारे जो है ना वो ख़त्म होने वाले हैं, लिक्विड वो उसके मियाद ख़त्म हो जाएगी, वापस गवर्नमेंट ले लेगी। तो इनको अब कमाने का चैलेंज है। मैं ये कहता हूँ कि 88% पैसा गवर्नमेंट में लगा के ये हराम का जो खा रहे थे ये लोग, अब इनको निकलना पड़ेगा बाहर और एक्चुअल बैंकिंग करनी पड़ेगी। इनको मैं बैंक मानता ही नहीं हूँ, किसी बैंक को भी पाकिस्तान के। जो बैंक सारा पैसा उठा के गवर्नमेंट को दे दे, वो गवर्नमेंट का एक कलेक्टिंग एजेंसी है, न कि कोई बैंक है। उसमें और नेशनल सेविंग में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही है ये। तो ये लोग अब आएँ, थोड़ा हमारी तरह की बैंकिंग करें, दिमाग फटाएं, दिल पे ज़ोर लगाएं, रात को नींद हराम करें, निकले बाहर जाएं, कोई इंडस्ट्री को एनालाइज करें, उसको लोन दें लॉन्ग टर्म, उसको जाके बोलें कि भाई तुम्हारा काम बड़ा अच्छा चल रहा है, इसको बढ़ाओ, हम देते हैं पैसा तुमको। ऐसा तो कोई बैंकर यहाँ नहीं है। यहाँ तो बैंकों के पीछे लोग हाथ जोड़ के बैठते हैं जाके, और वो कहता है जी इतनी सिक्योरिटी दो, इतनी वो दो, सब पर्सनल डायरेक्टर्स सबसे साइन करवा लेता है, और उसके बाद अगर वो कारोबार बैठ जाए तो पूरा ख़ानदान हमेशा के लिए मकरूज़ होकर रह जाता है। तो यहाँ बैंकिंग में इसलिए कमी आई हुई है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, और कल उम्मीद मज़ीद की जा रही है कि मज़ीद ये जो है 0.5% कम होगा। इन बैंकों के लिए चैलेंज और बढ़ेगा। अब इन बैंकों में जो भी डायनामिक अच्छे क्रेडिट वाले लोग होंगे, दिल मजबूत वाले, वो चलाने वाले, वो कामयाब हो जाएंगे जब वो मार्केट में जाके लेंडिंग करेंगे। बेइंतहा लेंडिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। आप शेयर के केस दे दे 2% ओवर पे, हर आदमी लेगा आपसे कर्जा। आप हाउसिंग लोन आप बिलियंस एंड बिलियंस दे सकते हैं। यहाँ 1000 घरों की कमी है, लोग बिल्डर बनाए, बैंक उसको पैसा दे के फ़ारिग करे और वो मॉर्गेज अपने पास रख ले। बैंकिंग कोड के ज़रिए आजकल वो बहुत आसानी से खाली वाली भी करा लेते हैं, मुश्किल नहीं रहा पहले जैसा। कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। हमारे बेचारे छोटे छोटे ताजिर 40% पे पैसा लेते हैं, 3% पर मंथ का हिसाब चल रहा है। उनको अगर आप 20% भी देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, आपको दुआएं देंगे, और अपनी तमाम ज़िंदगी की कमाई जो है ना गिरवी रख देंगे आपके पास। बच्चों को भी साइन करा लेंगे आपसे, आप करवा लेंगे आपसे, खुशी खुशी कर देंगे, बच्चा भी मकरूज़ हो जाएगा हमेशा के लिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें।
इसी पे एक बात बताता चलूँ कि जो इतलात मेरे पास हैं उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ फैमिली बिल्कुल बैंकक्रप्ट है, उसके बच्चे बैंकक्रप्ट हैं, क्योंकि जब इनकी कारोबार इनका चल रहा था इन्होंने 3.3 बिलियन का कर्ज़ा लिया और उसके बाद ये सियासत में आए और उतार चढ़ाव होता रहा, कारोबार वारोबार इनका सब बंद हो गया। वो कर्ज़ा जनाब लाहौर हाई कोर्ट की फिगर बता रहा हूँ, मेरे नहीं है, कोई जाए अभी जाके लाहौर हाई कोर्ट के से पूछ ले। अब वो कर्ज़ा सूद लगते लगते वो 10 बिलियन हो चुका है और इनकी पूरी जायदाद, उनकी आखिरी बाइसाइकिल भी जितने डायरेक्टर्स ने साइन किया हुआ है उनकी माँ से ने नहीं किया था, इसीलिए वो जो बड़ा घर है वो उनका वो अलग है वो, क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किया था। ये बैंकर्स इतने ख़तरनाक हैं कि बच्चे से साइन करवा लेते हैं ताकि बाद में उसको भी पकड़ सकें। तो ये पूरी फैमिली मकरूज़ है 10 बिलियन की, और एक ऑफ़र आई थी दुबई से 6.4 बिलियन की, तो हाई कोर्ट ने उसको कंसीडर किया। फिर ख्याल ये आया कि ऐसा तो नहीं कि उनके बेटे ही किसी नाम से दूसरे नाम से लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऑफ़र रिजेक्ट कर गया था। अब 6.4 बिलियन से ऊपर कोई ऑफ़र नहीं आई। अगर 6.4 में बिक जाता तब भी 3 बिलियन का गैप रहता है इस फैमिली को। ये कहाँ से देंगे समझ में नहीं आता। ये सियासत में आने का इनाम है। लोग कहते हैं बाहर बहुत पैसा रखा, अगर बाहर का भी पता चल जाए तो ये 3 बिलियन का जो डिग्री है इसको आप पूरे दुनिया में कहीं भी जाके इन्फोर्स करा सकते हैं। अगर पता चल जाए कि इनके पास कोई फ्लैट है, घर है लंदन में या कहीं और, वहाँ आप कोर्ट पे लेके जाएं कि जी एक डिग्री है, ये आदमी यहाँ लेके आया पैसा और इसको अटैच किया जाए, कोर्ट अटैच कर देगा आफ्टर वेरिफिकेशन। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, वेलकम बैक तारिक साहब। थैंक यू जी, 3 हफ्ते हो गए। नहीं सर, मैं काफी दिनों बाद आपको देख रहा हूँ। मैं देख लेगा आपके जाने के बाद प्रोग्राम देखना छोड़ दिया था मैंने। अच्छा जी, तो कैसे आप खैरियत से? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। मैं देखिए 4 बजे वाले शो तो करता रहा, फिर 6 बजे 6:30 बजे भी आके आप लोगों को गाइड करता रहा। मैंने आप लोगों को छोड़ा तो नहीं, लेकिन मैनेजमेंट की डिसीजन थी। टिप्स ऑफ ट्रेड प्रोग्राम जो है ना, ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल प्रोग्राम है सर। तो जो मैं वो करता हूँ दूसरा वाला हॉटलाइन, वो उसमें भी ओवरऑल मार्केट की तो बताता ही रहता हूँ। फिर सोशल मीडिया पे अब तो फेसबुक पे मैं मज़ीद ले नहीं पा रहा, 5000 हो गए तो उन्होंने रोक दिया है। आप लोगों को चाहिए जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं, PSX हॉटलाइन मेरा एक पेज है, उस पर 2000 उसमें भी हो गए हैं फॉलोअर्स। आपको कोई उसमें रुकावट नहीं है, वहाँ लाख हो सकते हैं, उसको फॉलो कीजिए। ट्विटर पे जो कुछ मैं लिखता हूँ वो आता है फेसबुक पे, मेरे फेसबुक से चला जाता है PSX हॉटलाइन पे। अगर मैं लिंक्डइन पे लिखता हूँ तो लिंक्डइन से आ जाता है ट्विटर पे, ट्विटर से फेसबुक पे, फेसबुक से PSX पे। तो मेरी तमाम एक्टिविटी आप देख सकते हैं फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, लिंक्डइन पे भी और PSX हॉटलाइन पे भी। तो मैं गाइड करता रहा हूँ, मैं कभी भी हटा नहीं, कभी डरा नहीं। रमज़ानों में बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था लेकिन मैं नहीं हिला। मैंने 1 करोड़ की बाजी लगा दी, लोग मगर किसी ने लगाई नहीं, मुझसे भाग गए सब। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी तारिक साहब, मैंने हीनो बड़े ऊपर वाले रेट पे ले लिए, तो अब बिल लोअर लाख हो रहा है, उसके मतलब बता। कौन सी कंपनी? हीनो पाक। हीनो पाक, ये आपको किसने कहा था लेने के लिए? देखिए ये हीनो पाक के MD जो थे हमारे रिश्तेदार थे, शेख साहब, इंतकाल हो गया उनका। 5000 ट्रक बनाते हैं हीनो वाला, कौन सी बड़ी चीज़ है। यहाँ ये गाड़ियाँ बनती है लाखों की तादाद में, तो 5000 ट्रक है, ट्रक अच्छे उनके हैं। और ये एक्सपोर्ट वाला भी थोड़ा बहुत उन्होंने दुबई वगैरह किया था। बहुत छोटी सी कंपनी है, पता नहीं किसने आपको कहा इसमें लगाने के लिए। और ये ज़रा ऑर्डर आ जाता है तो एकदम से इनका शेयर बढ़ जाता है एक्सपोर्ट वगैरह का, नहीं तो एकदम गिर जाता है। कोई रेगुलर ऐसी कंपनी नहीं है टोयोटा या होंडा या सुजुकी या एवन गंधारा निसान जैसी जो लाखों की तादाद में गाड़ियां बनाता हो। 5000 कुछ भी नहीं होता। एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, कुछ खबरों पे नज़र डाली जाए तो एक तो ख़बर जनाब ये है कि बहुत ही ख़राब ख़बर है आपके लिए। गवर्नमेंट अब फिर से प्लानिंग कर रही है 101 बिलियन कमाने का आप लोगों से गैस पे टैक्स लगा के। क्यों कि ये नॉर्थ से साउथ जो गैस पाइपलाइन जो रशिया, सुना होगा आपने, पैसा लगा रहा है इसमें, उसको बनाने के लिए आपसे उनको पैसे चाहिए। आपसे क्यों चाहिए भाई? तेल, आप गैस की कीमत और बढ़ाएंगे
फर्टिलाइज़र की कीमत और बढ़ेगी, इंडिया वगैरह के मुकाबले हम मज़ीद इनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। पहले से भी एक गैस पाइपलाइन कंपनी मौजूद है, तो ये नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन कंपनी आप बनाए, लिमिटेड कंपनी, शेयर बेचे पब्लिक को, क्योंकि ये कमा के देगा ना। यहाँ से जब कराची से लाहौर जाएगा गैस तो उसका कोई चार्जेस तो लेगा वो पाइप लाइन कंपनी, तो ये एक बहुत प्रॉफिटेबल कारोबार। आप पब्लिक से क्यों लेंगे ये 101 बिलियन? ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट को सख्ती से हम मना करें कि इसको ना लो। पहले ही आपने गैस की कीमत बढ़ा के तमाम इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है, और अब जो है ये फिर से लगाने चलें। भाई आपको कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है दुनिया में, आपको पता नहीं कि कैसे लगती है। आप एक कंपनी बनाए और तमाम बैंकों से कहें कि जी हम कंसोर्शियम बनाओ और हमें पैसे दो, कुछ पैसे बैंक से लें, कुछ जो पैसे जो है पब्लिक से लें, लग जाएगा ये, और फिर आप उसी की कमाई से पैसे वापस कर देना। बार बार आप हम पे क्यों लगाते हो टैक्स? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, कौन सा डेवलपमेंट हुआ भाई? हमें उससे क्या फ़ायदा हुआ आज तक? प्रोविंस भी दे रहा है 10 रुपये, सेंट्रल ले रहा है 14 रुपये। उसके अलावा आपने सेल्स टैक्स दबा के लगा दिया, गैस के ऊपर भी आपने सेल टैक्स लगा दिया, और सो कॉल्ड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस हो या ये लेवी हो, ये सब भत्ते हैं। हम नहीं देंगे ये भत्ते आपको, आप बंद करें ये लूटमार। और ख़ास तौर से ये एनर्जी की कीमत बढ़ा के आप हमें इनकॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, गरीब लोगों को गरीब कर रहे हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। पार्टीज़ जो दूसरी पार्टीज़ है इसके ऊपर बोले, और इस पार्टी को अगर अगला इलेक्शन जीतना है तो ये इस तरह के एंटी अवाम काम, एंटी बिजनेस, एंटी कंट्री काम बंद करे फ़ौरन। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँ। खुदा हाफ़िज़।